आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी एक स्टोरी से। मेरी एक क्लाइंट आती हैं और मुझसे पूछती हैं कि ज़रा जब भी मैं रैबिट को देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मेरा गला खुश्क हो जाता है, मुझे गले में लम्प फ़ील होता है। मैं उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाती। मुझे इतना खौफ़ पैदा होता है दिल में कि मैं उस चीज़ को देख नहीं पाती। तो आपके ज़हन में फ़ौरन से ये सवाल आएगा कि रैबिट यानी कि खरगोश तो एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ है। उससे किसी को कैसे खौफ़ हो सकता है? किसी की एंग्ज़ायटी उससे कैसे ट्रिगर हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही फ़ोबियाज़ और ऐसे ही फ़ियर्स के बारे में बताऊंगी जो इरैशनल नज़र आएंगे आपको, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़े होंगे। कोई उस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। आई एम ज़ुरैर बाब ख़ान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ फ़ोबियाज़ पे, यानी कि आपके फ़ियर्स। तो जब हम फ़ियर्स की बात करते हैं तो उसमें बेशुमार किस्म के खौफ आते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टर्म फ़ोबिया की। फ़ोबियाज़ वो आपके फ़ियर्स होते हैं जो किसी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफ़िक सिचुएशन, किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। जैसा कि आपको बंद कमरे से खौफ आ सकता है, जिसको हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। आपको इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों, उनसे डर लग सकता है, जिसको हम इंसेक्ट फ़ोबिया कहते हैं। इसी तरह से आपको सोशल गैदरिंग में जाने से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम सोशल फ़ोबिया कहते हैं। उस पे मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि सोशल एंग्जाइटी और सोशल फ़ोबिया से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। मोस्ट ऑफ़ माई क्लाइंट्स आर गोइंग थ्रू दिस एंग्जाइटी एंड फ़ोबियाज़, तो आई विल एजुकेट यू ऑन दैट एज़ वेल। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं फ़ोबियाज़ की। तो इसी तरह से जब हम टाइप्स की बात करते हैं कि फ़ोबियाज़ की कौन सी टाइप्स आ सकती हैं, तो उसमें ये सारी टाइप्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सिचुएशन से आपको डर लगता है, उसके साथ हम वर्ड फ़ोबिया लगा देते हैं। जैसे फ़ियर ऑफ़ डेथ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपको डिफरेंट फ़ियर्स डेवलप हो सकते हैं। सुनने में तो यही लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इससे किसी के दिल में कैसे खौफ पैदा हो सकता है। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। किसी को सोशल गैदरिंग में जाने से डर लगता है, किसी को सोशल फ़ोबिया है या स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है, वो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड कर ले और अपना फ़ोबिया कंट्रोल कर ले। बट नो, ये चीज़ें लिंक होती हैं। जब ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो क्या होता है, अगर आपको सोशल फ़ोबिया है तो आप ऐसी किसी गैदरिंग में नहीं जा पाएंगे। आप अगर स्कूल गोइंग हैं तो आप स्कूल नहीं जा पाएंगे। आप कॉलेज जाते हैं तो आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। तो जब भी ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है तो आपकी फ़ंक्शनैलिटी, आपकी डेली लाइफ यानी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें इम्पेयरमेंट यानी कि रुकावट आना शुरू हो जाती है। और वो इतनी सिग्निफ़िकेंट होती है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ रुक रही है, और उसके बाद आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। ऐसे हर खौफ को जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करता है, हम फ़ोबियाज़ कहते हैं। अब बात आती है हाइट फ़ोबिया की। सुनने में तो यही लगता है कि हाइट फ़ोबिया है तो चलो ठीक है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे ना जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस इंसान के सिम्टम्स स्वेरिटी पे होते हैं, यानी कि हाइट फ़ोबिया है अगर उसे, और वो उसका जो सिम्टम है वो स्वेरिटी पे है, तो क्या होगा कि वो फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं जा पाएगा। इवन उस चीज़ का थॉट ही, उस चीज़ का ख्याल ही उसमें एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा। वो उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, जाना तो दूर की बात है। तो फ़ोबियाज़ इतने सिंपल नहीं होते कि आप उसे उस चीज़ को अवॉइड कर दें और वो चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो सपोज़ अगर आपका ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है और आपको हाइट फ़ोबिया है, तो आप स्टेयर से ऊपर नहीं जा पाएंगे, आपको डर लगेगा, आपको खौफ आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक और फ़ोबिया जो कि बहुत कॉमन है, क्लास्ट्रोफोबिया, यानी कि बंद कमरे, बंद स्पेसेस का खौफ। तो उसमें क्या होगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आप गाड़ी में बैठेंगे तो उसकी विंडोज़ क्लोज़ नहीं कर पाएंगे, आपको इतना डर लगेगा, आपको सफोकेटेड फील होगा। आप अगर लिफ्ट में जा रहे हैं तो आप उसमें आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं।
ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग में रुकावट आएगी तो दैट मीन्स आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव नहीं कर पाएंगे, इवन सिटी के अंदर ही मूव नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज़ अपनी शिद्दत अख्तियार कर गई। सो अब हम बात करते हैं कि फ़ोबियाज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं। तो उसमें बॉडीली सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं, लेकिन क्योंकि फ़ोबिया किसी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट या इवेंट की वजह से होता है इसलिए हम उसको फ़ोबिया कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं? टाइटनेस ऑफ चेस्ट हो सकती है, आपका गला खुश्क हो सकता है, मुंह का सूखना, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, ठीक है। इसके अलावा आप फील कर सकते हैं कि आपके गले में कुछ अटक गया है, लाइक लम्प इन योर थ्रोट। इस तरह के सिम्टम्स जब आएँ, उसके अलावा ठंडे पसीने आना, स्वेटिंग, ठीक है, शेकीनेस, डिज़ीनेस, आपको चक्कर आना, सर का भारी होना, ये सारे सिम्टम्स तब आपको फ़ील होंगे जब आप उस सिचुएशन को फ़ेस करेंगे। सपोज़ अगर आपको क्लास्ट्रोफोबिया है और आप किसी क्लोज्ड स्पेस में हैं, किसी बंद कमरे में हैं, किसी बंद जगह पे हैं, तो आप में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि सारे सिम्टम्स आएँ, हो सकता है कोई एक सिम्टम आए। हर इंसान डिफरेंट है तो उसमें सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी डिफरेंट आती है। और इस चीज़ में एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि आपका खौफ जिस हद तक, जिस सीवियरिटी पे अभी है, सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी उसी पे डिपेंड करेगी। लाइक अगर आपकी बीमारी अभी इतनी उसने शिद्दत अख्तियार नहीं की, दैट मीन्स कि आपको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको जो फ़िज़िकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जो बॉडीली सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू योर फ़ोबिया, उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी कंपैरेटिवली लो होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं आपके फ़ोबियाज़ की। तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस हुई हैं, अभी तक भी रिसर्चेस हो रही हैं। तो कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की टेंडेंसी हो, अगर किसी फैमिली में किसी साइकोलॉजिकल इलनेस की टेंडेंसी हो, तो चांसेस हैं कि आपके बच्चों में एंग्जाइटी और फोबिया के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक और रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको बचपन में किसी चीज़ से डराया गया हो या बचपन में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिससे आप डर गए हों, जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि अगर किसी को रैबिट से फ़ियर है तो वो कैसे फ़ियर डेवलप हुआ। सपोज़ अगर बचपन में कभी उसने कुछ ऐसा विटनेस किया हो या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें वो रैबिट इन्वॉल्व हो, तो उसने उसके दिमाग में एक एसोसिएशन बना ली उस चीज़ के साथ कि अगर रैबिट जैसी कोई चीज़, लाइक कोई सॉफ्ट चीज़, वाइट चीज़, जब भी वो उसको देखेगा तो उसके अंदर खौफ की फीलिंग पैदा हो जाएगी। आपने देखा होगा कि समटाइम्स मदर्स अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से डराती हैं, लाइक सुलाने के लिए डरा दिया कि सो जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, सो जाओ नहीं तो वो हो जाएगा। उससे क्या होता है कि बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में वो फ़ियर पैदा हो जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको पता भी नहीं चलता कि ये फ़ियर कहाँ से डेवलप हुआ, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुका होता है। लेकिन कॉन्शियसली वो अभी भी उन चीज़ों से डरता है, तो फिर उसकी लाइफ में आप रुकावट देखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं जो के अंदर फ़ोबियाज़ डेवलप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का इलाज दो तरीक़ों से होता है, या तो मेडिसिन के बग़ैर, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं या काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें आपकी मेडिसिन्स इन्वॉल्व नहीं होती और आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको ट्रीट करता है डिफरेंट टेक्निक्स लगा के, डिफरेंट थेरेपीज़ लगा के या आपकी काउंसलिंग करके। सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप जो है मेडिसिन के थ्रू इलाज करते हैं, यानी कि आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं और आप जो है मेडिसिन्स लेते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। और समटाइम्स ये होता है कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं, और कुछ बीमारियों में ऐसा है कि पहले आपको मेडिसिन दी जाती है, साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना होता है और उसके बाद साइकोथेरेपी इस्तेमाल होती है। और कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि पहले आप साइकोथेरेपी लेते हैं और उसके बाद आप मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो है वो मिल के काम करते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आपने विदाउट मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट लेना है, लाइक अगर आप साइकोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं। आपके पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं,
जिसको हम PMRB कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें दूसरी चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रीट्रेनिंग। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप खौफ की कैफियत में होते हैं तो आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। हाइपर वेंटिलेशन में ये होता है कि आप तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग रीट्रेनिंग में आपका साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाता है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्ट ऑफ फियर को कन्फ्रंट करना है तो आपने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और उसको किस तरह से लोअर डाउन करना है। ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है डिफरेंट टेक्निक्स का, ठीक है, जिसमें हम डिसेंसिटाइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में रुकावट आ रही है, आपको कोई फ़ोबियाज़ हैं, तो आपको चाहिए कि आप माहिर नफ्सियात से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको बता सके कि आपके जो फ़ोबियाज़ हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, आपके सिम्टम्स अभी कहाँ लाया करते हैं, ताकि उस चीज़ को टाइमली आप कंट्रोल कर पाएँ। इस तरह की मोर वीडियोज़ देखने के लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मेरा जो मेन मकसद है ये वीडियोस बनाने का वो ये है कि हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें, हम इसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इसको स्टिग्मेटाइज़ करते हैं। सो लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा टुगेदर। थैंक यू सो मच।